गाइस, आज हम पढ़ते हैं बीए फोर्थ सेम ज्योग्राफी फर्स्ट लेसन मानव भूगोल की प्रकृति एवं उसका विषय क्षेत्र। ठीक है, इसके परिचय में हम देखते हैं कि जो भूगोल है उसके अंदर क्या आता है कि धरातल पर जो तत्व पाए जाते हैं या पहलू पाए जाते हैं उनके संदर्भ में जो अध्ययन किया जाता है धरातल का उसे क्या कहते हैं, हम भूगोल कहते हैं। ठीक है, और उत्पत्ति के आधार पर इन सभी तत्वों को दो भागों में बांटा गया, प्राकृतिक और भौतिक। ठीक है, प्राकृतिक या भौतिक और एक मानवीय सांस्कृतिक। प्राकृतिक भौतिक यानी जो प्रकृति से प्राप्त होते हुए तत्व, मानवीय जिनको मानव बनाता है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद मानव भूगोल का अर्थ हम इस लेसन में क्या पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक है मानव भूगोल, तो इस लेसन में मानव भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। तो फिर क्या मानव भूगोल का अर्थ क्या है? एक विषय के रूप में मानव भूगोल का सरोकार पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना और उन सभी तत्वों का अध्ययन करना है जिन्होंने मानव को पोषित किया है। अतः मानव भूगोल के प्रकृति के संदर्भ में मानव के अध्ययन पर बल दिया गया है। इसमें क्या है कि जो मानव भूगोल में हम क्या करते हैं कि जो पूरी पृथ्वी है उसका अध्ययन एक पृथ्वी की तरह ना करके बल्कि मानव के घर के रूप में करते हैं। ठीक है, और इसमें जो केंद्र बिंदु होता है वो मानव ही होता है। अतः मानव भूगोल छोटे तौर पर 3 चीज़ों का अध्ययन करवाता है हमें, यानी इसमें हम 3 चीज़ों का अध्ययन करते हैं। क्या वो? प्राकृतिक एवं मानवीय जगत के बीच संबंध, यानी प्रकृति और मानव में क्या संबंध है, मानवीय परिघटनाओं के स्थानिक वितरण तथा उनके घटित होने के कारण, यानी जो मानव के साथ जो घटनाएं होती हैं और किन किन स्थानों पर कौन सी घटनाएं होती हैं और क्यों होती है, ये सब पढ़ते हैं। विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन, और जो विश्व है पूरा उसके विभिन्न भागों में जो सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताएं हैं, सामाजिक स्तर पर और आर्थिक स्तर पर, उनका भी अध्ययन हम इसमें करते हैं। फिर आती है इसकी प्रकृति। ठीक है, मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण तथा मानव जनित सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन उनकी परस्पर अनन्य क्रिया के द्वारा करता है। पिछली कक्षा में हम ये तो पढ़ चुके हैं कि भू आकृति, मृदा, जलवायु, प्रकृति, वनस्पति, चट्टान, यानी जो भौतिक पर्यावरण है वो तो हमने पिछले सेम में पढ़ लिया है। लेकिन अब के बारे में क्या पढ़ना है? मानवीय पर्यावरण, मानवीय भूगोल पढ़ना है। पिछले में हमने भौतिक पढ़ा था, यानी उसमें तो हमने प्रकृति के बारे में जाना था। अब हम मानव निर्मित चीज़ों के बारे में जानेंगे, जैसे क्या हो गए, घर, गांव, खेत, नहर, सड़क, पुल, रेल मार्ग आदि। ये सभी क्या मानवीय लक्षण हैं जिनको हम मानव भूगोल में पढ़ेंगे। मानव निर्मित परिस्थितियों से ही मानव के सांस्कृतिक विकास की झलक मिलती है। मानव की सभी विकासात्मक गतिविधियों पर भौतिक वातावरण का भारी प्रभाव पड़ता है, इसलिए मानव भौतिक परिवेश से व्यापक अनुकूल करके सांस्कृतिक अथवा मानवीय परिवेश की रचना करता है। अतः इसी प्रकार भौतिक पर्यावरण भी मानव द्वारा विविध स्तर पर परिवर्तित किया गया है। इसमें क्या बताया गया है कि जो मानव है वो इन चीज़ों का निर्माण करता है, वो इन भौतिक वातावरण का प्रयोग करके ही करता है। ठीक है, और जो भौतिक पर्यावरण है उसका प्रभाव भी मानव पर पड़ता है और मानव का प्रभाव भौतिक पर्यावरण पर पड़ता है। ठीक है, फिर इसके आगे क्या है, तो मानव भूगोल में यह अध्ययन किया जाता है कि भिन्न भिन्न भौतिक दिशा में मनुष्य का प्रत्युत्तर कैसा होता है, यानी जो अनेक प्रकार की भौतिक दिशाएं हैं, यानी जो भौतिक पर्यावरण है उसके ऊपर मानव का क्या रोल है, यानी मानव क्या कर सकता है उसके साथ, उसका कैसे यूज़ कर सकता है और क्या कर रहा है, अथवा वह किस प्रकार प्रकृति से समायोजन संघर्ष करके अपनी ज़रूरतों को पूरा करता है और उसे अपने लिए उपयोगी बनाता है। यह तभी संभव है जब थोड़ा मानव का प्रकृतिकरण और कुछ प्रकृति का मानवकरण। यानी ये सब कब हो सकता है? ये सब हो सकता है जब प्रकृति का मानवीकरण और मानव का प्रकृतिकरण, यानी प्रकृति अपनी छाप मानव पर छोड़े और मानव अपनी छाप प्रकृति पर छोड़े। ठीक है, और ये होता भी है कि जो मानव है उसके ऊपर प्रकृति का प्रभाव पड़ता है। जैसे प्रकृति, यानी सर्दी के मौसम में हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं, गर्मी के मौसम में सूती वस्त्र। तो ये क्या है? मानव का प्रकृतिकरण है, यानी मानव प्रकृति के अनुसार स्वयं को बदल रहा है। लेकिन प्रकृति कब बदलती है? यानी मानव जो पेड़ पौधे काट कर कुछ ज़रूरत की वस्तुएं बना लेता है, कोई फल प्राप्त कर लेता पेड़ पौधों से, तो वो क्या है? वो प्रकृति का मानवीकरण नहीं, यानी मानव अपनी आवश्यकता के अनुसार
प्रकृति का यूज़ कर रहा है, जैसे वो किसी पेड़ की लकड़ी का यूज़ करके फर्नीचर बनाना वगैरह। ठीक है, मानव भूगोल की परिभाषाएं हमारे इसमें कितने 3 परिभाषाएं दे रखी हैं। अगर आप एक भी कर लोगे तो भी सही है, मतलब नॉलेज का पता लग जाएगा एग्जामिनर को कि आपको नॉलेज अच्छे से पढ़ा हुआ है आपने, इसलिए आपने एक एग्जैक्ट डेफिनेशन दी है मानव भूगोल की। तो मेरे हिसाब से सबसे इजी डेफिनेशन यही है, फ्रेडरिक रेटचेल। ठीक है, या फिर अब मानव, इसमें क्या है, मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ठीक है, तो अगर आपको 2-3 बार इसको रिवाइज करेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। इसमें क्या है कि जो मानव भूगोल है वो क्या है, जो मानव है उसका समाज और धरातल के बीच जो संबंध है वही मानव भूगोल है। यानी मनुष्य का समाज से और धरातल से क्या संबंध है, क्या रिश्ता है इन दोनों के बीच, मानव का क्या रोल है, वही क्या है, मानव भूगोल है। फिर कुमारी एलन चर्चिल सैम्पल, ये जो अमेरिका की थी विद्वान, उन्होंने अपनी एक परिभाषा दी है। ये भी एक अच्छी परिभाषा और इम्पोर्टेंट भी है। इसमें क्या है, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। इसमें क्या है कि जो मानव भूगोल वो क्या है, अस्थिर पृथ्वी, यानी पृथ्वी तो अस्थिर है, स्थिर नहीं है, पृथ्वी भी घूमती है, यानी वो भी गतिशील है। क्रियाशील मानव, और मानव क्या करता है, क्रियाएं करता है। पृथ्वी घूमती है और मानव क्रियाएं करता है इसके ऊपर, और उसके फलस्वरूप जो परिवर्तन होता है वही क्या है, मानव भूगोल। ये डेफिनेशन आप छोड़ सकते हो, मुझे तो इतनी अच्छी नहीं लगती है। उसके बाद है मानव का प्रकृतिकरण, प्रकृति का मानवीकरण। ये मैंने आपको भी बताया था कि कैसे मानव का प्रकृतिकरण होता है और प्रकृति का कैसे मानवीकरण होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। ठीक है, भौगोलिक परिस्थितियों की पृष्ठभूमि मानव के उद्यम द्वारा निर्मित सांस्कृतिक दृश्य भूमि का अध्ययन ही मानव भूगोल की विषय वस्तु है। यानी मानव भूगोल की विषय वस्तु क्या है कि जो हमारे जो धरातल पर जो पृष्ठभूमि है उसके ऊपर जो उद्यम यानी मेहनत के द्वारा जो चीज़ें निर्मित की गई है, जो दृश्य निर्मित किए गए हैं मानव को, वही मानव भूगोल की विषय वस्तु है। क्योंकि जो भूगोल है पृथ्वी का अध्ययन मनुष्य के आवास के रूप में करता है। यानी भूगोल में हम पृथ्वी को एज अ पृथ्वी नहीं बल्कि एक मानव के घर के रूप में पढ़ते हैं। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। इसलिए मनुष्य सदा से बहुत भौगोलिक अध्ययन का केंद्र बिंदु रहा है। यानी जो भौगोलिक जोग्राफिकल जो अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं हम, उसमें जो केंद्र बिंदु होता है, सेंट्रल पॉइंट क्या होता है, वो होता है मानव। मनुष्य अपनी बुद्धि के बल पर वह जैविक घटक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है। यानी जो जैविक घटक यानी जो जीव जंतु है जितने भी, उनमें सबसे बुद्धिमान एक मानव ही है। पर्यावरण मनुष्य के अस्तित्व और विकास को तो प्रभावित करता ही है, और साथ ये बदले में मनुष्य भी विकसित तकनीकी और प्रौद्योगिकी के बल पर पर्यावरण में परिवर्तन करता है। यानी जो पर्यावरण है वो मनुष्य के अस्तित्व को और उसके विकास को तो प्रभावित करता ही। यानी जिस एरिया में जो पर्यावरण है उसमें अनेक सुविधाएं होंगी, जैसे नदियाँ होंगी, पेड़ पौधे होंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे रहने वाले लोग होंगे वो समृद्ध हो गए। ठीक है, आर्थिक रूप से। और लेकिन इसके साथ साथ केवल पर्यावरण ही मनुष्य को प्रभावित नहीं करता, बल्कि मनुष्य भी पर्यावरण को प्रभावित करता है। ठीक है, मनुष्य एक स्वतंत्र भौगोलिक कारक है। इस नाते वह भौतिक पर्यावरण के संसाधनों का उपयोग करते हुए प्रकृति पर छाप छोड़ता है। जो मानव है वो क्या है, एक स्वतंत्र भौगोलिक कारक है। यानी मानव स्वतंत्र है, वो कुछ भी कर सकता है। ऐसे तो उसके हाथ पैर है, बुद्धि है, इसलिए वह कुछ भी कर सकता है, और उसी के द्वारा वह प्रकृति पर एक गहरी छाप छोड़ता है अपने कार्यों की। मानव भूगोल का विषय क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। इसमें भी सभी पदार्थ, कर्म और विचार शामिल किए जाते हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्य व उसके पर्यावरण से जुड़े होते हैं। यानी जो मानव भूगोल है उसका विषय क्षेत्र है वो कितना, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा है, जिसमें हम क्या क्या शामिल करते हैं इसमें भी सभी पदार्थ, कर्म, विचार, मानव के जो विचार कर्म हैं वो सब शामिल किए जाते हैं जो अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से मनुष्य और पर्यावरण से जुड़े हैं।
ठीक है। मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के बारे में अनेक भूगोलवेताओं ने विचार प्रस्तुत किए हैं, लेकिन हम यहाँ केवल एल्बर्ट हंटिंगटन का प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, यानी जो मानव भूगोल का विषय क्षेत्र उसके बारे में अनेक जो ज्योग्राफी के जो विद्वान हैं उन्होंने अपने विचार दिए हैं, लेकिन ये मेन है जो, इसलिए इन्हीं के बारे में बताया गया है। अमेरिकी भूगोलवेता एल्बर्ट हंटिंगटन द्वारा प्रतिपादित मानव भूगोल का क्षेत्र सर्वाधिक विस्तृत एवं मान्य है। उन्होंने मानव भूगोल के तथ्यों को एक चार्ट बनाकर 3 रूपों में विभक्त किया है: भौतिक दिशाएं, जीवन के रूप में और मानव अनुक्रियाएं। ठीक है, वैसे कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से, लेकिन फिर भी चलो पढ़ लेते हैं। उसके बाद है भौतिक दशाएं। भौतिक दशा में क्या है? इस श्रेणी में पृथ्वी की ग्लोबीय स्थिति, उसका आकार, स्वरूप, भूमि की आकृतियाँ, जलाशय, मिट्टी, जलवायु, यानी भौतिक दिशा यानी जितने भी भौतिक स्वरूप हैं उन सभी को। ठीक है, चाहे वो पृथ्वी का आकार हो, स्वरूप हो, या पृथ्वी पर जितनी आकृतियाँ पाई जाती है, प्राकृतिक पर्वत, पठार, पहाड़, मैदान, ये सब, जलाशय यानी जल के जो स्रोत हैं, नदियाँ, झीलें, मिट्टी है या फिर जो खनिज पाए जाते हैं वो, और जलवायु। उसके बाद जीवन के रूप में क्या है? इस श्रेणी में पौधे, पशु, मनुष्य। यानी इसमें हम क्या पढ़ते हैं? जिन चीज़ों में जीवन है, जीवन किन में है? पशु में, पौधों में और मनुष्य में है पृथ्वी पर। मानव अनिक्रियाएं अथवा अभिव्यंजना, इस श्रेणी को 3 उपवर्गों में और बांटा गया है। ठीक है, भौतिक आवश्यकताएं, भौतिक क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान। ये मौलिक व्यवसाय, व्यवसाय कौन सा? परिवहन से जुड़े हैं, आखिर शिकार, मत्स्य पालन, पशुचारण, कृषि, लकड़ी काटना और खनन। खनन यानी पृथ्वी से धातुएं निकालना। कार्यकुशलता, विनिर्माण, यानी कार्यकुशलता यानी जो स्किल्स पर डिपेंड है जो कार्य, जैसे विनिर्माण, उद्योग, स्वास्थ्य, सांस्कृतिक प्रेरणा और मनोरंजन। उच्चतर आवश्यकताएं यानी हाई लेवल के प्रोफेशंस, सरकार, शिक्षा, विज्ञान, धर्म, कला और साहित्य। उसके बाद विषय वस्तु में वृद्धि और विस्तार, जो विषय वस्तु है उसमें वृद्धि और विस्तार भी कर सकते हैं। मानव भूगोल एक गत्यात्मक विज्ञान है। जिस प्रकार तकनीक के विकास के साथ मनुष्य पर्यावरण का संबंध बदलता जा रहा है, उसी प्रकार मानव भूगोल की विषय वस्तु में समय के साथ वृद्धि और विस्तार होता जा रहा है। उदाहरणतः 20वीं सदी के आरंभ में मानव भूगोल में सांस्कृतिक एवं आर्थिक पक्षों पर विशेष ध्यान दिया जाता था, किंतु बाद में नई समस्या चुनौतियों के आने पर उन्हें भी विषय वस्तु का अंग बना लिया गया। इसलिए मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में अगर अनुमोक परिवर्तन होना स्वाभाविक है। वर्तमान में मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में जिन नए प्रकरणों को शामिल किया गया वे हैं राजनीतिक आयाम। ठीक है, यानी जो नया पहले क्या था, केवल मानव को है ना, बस उसके सामाजिक, आर्थिक और इन्हीं चीज़ों को लिया जाता था, सांस्कृतिक पहलुओं को। लेकिन अब जैसे समय बदलता गया वैसे मनुष्य के कार्य, उसकी आवश्यकताएं, सब कुछ बदलता गया, जिसके कारण अब पहले क्या था, राजनीति, पॉलिटिक्स जो पॉलिटिकल में रहती है, लेकिन अब इसको मानव भूगोल में शामिल कर लिया गया है, क्योंकि अब इसका एक बहुत बड़ा रोल हो गया है मानव के जीवन में, इसीलिए अब इसको भी इसमें शामिल कर लिया गया है। उसके बाद है विषय वस्तु के लिए मानव भूगोल की अन्य सामाजिक विज्ञानों पर निर्भरता। ये क्या है? ये सबसे मेन है, जो 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है हमारे ज्योग्राफी में, तो मेनली इस लेसन में से यही क्वेश्चन रहता है। बाकी जो हमने पहले पढ़ाया वो भी पढ़ लेना, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है। देखिए इसमें क्या है, जो भौतिक भूगोल की तरह मानव भूगोल भी स्वयं में एक स्वतंत्र विज्ञान नहीं, यानी भौतिक भूगोल यानी सिर्फ भौतिक चीज़ें होती है इसमें, ये तो एक स्वतंत्र विषय है, लेकिन मानव भूगोल के साथ ऐसा नहीं है। ये दोनों ही क्या है, स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि भूगोल के हिस्से हैं, तो ये स्वतंत्र कैसे हो सकते हैं? क्योंकि एक भूगोल के पार्ट है, यानी ये उसके अंतर्गत आते हैं, तो ये स्वतंत्र नहीं है। अपनी विषय वस्तु तथा उसके विश्लेषण के लिए मानव भूगोल अनेक सामाजिक विज्ञानों पर निर्भर है। यह दूसरे विषयों को क्षेत्रीय संदर्भ प्रदान करता है जिसकी उनमें कमी होती है। यानी जो मानव भूगोल है वो दूसरे भूगोलों के साथ, जो दूसरे सामाजिक विज्ञान हैं उनके साथ अपना संबंध स्थापित करके हमें जानकारी देता है। दूसरे कौन से रह गए? मानव
मानव के आर्थिक क्रियाओं के वितरण का अध्ययन करने के लिए अर्थशास्त्र का सहारा लेता है, यानी जो आर्थिक क्रियाएं होती है वो हम इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं। और भूगोल के स्थान की और इतिहास के समय का ज्ञान होने के कारण ये न केवल एक दूसरे से अंतर संबंधित है बल्कि एक दूसरे से पूरक भी है। किसी भी प्रदेश की वर्तमान दिशा वहाँ पर अतीत में हो चुके घटनाक्रम की उपज होती है। यानी वर्तमान में कहीं पे कुछ पर्वत बना है, पठार बना है, मैदान बना है, तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि वो एक दिन में बन गया, उसके पीछे की हिस्ट्री भी तो होती है। जैसे हिमालय बना है तो कहते हैं कि जो पहले क्या बोलते हैं कि जो हमारा भारत है वो पहले क्या था, इसका हिस्सा था अफ्रीका महाद्वीप का, उससे अलग होके ये फिर यहाँ पे आके मिला है एशिया से, जिसके कारण इसके दबाव के धक्के के कारण यहाँ पे हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया। तो यानी ये सब हिस्ट्री हमने जानी है, तो कहीं ना कहीं ये हिस्ट्री ही तो है, यानी जो इतिहास है भूगोल से जुड़ा हुआ तो है किसी न किसी प्रकार। इसलिए हिस्ट्री के इतिहास के साथ भी भूगोल का एक संबंध है, मानव भूगोल का, ठीक है। फिर उसके बाद है जनसंख्या की विशेषताओं के अध्ययन के लिए मानव भूगोल जानने की सहायता लेता है। यानी जो जनसंख्या के बारे में हम पढ़ते हैं हम डेमोग्राफी में पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद है फसलों के वितरण और उन्हें निर्धारित करने वाली भौगोलिक दिशाएं तथा भूमि उपयोग के अध्ययन के लिए मानव भूगोल कृषि विज्ञान का सहारा लेता है। यानी जो हम फसलों के बारे में पढ़ते हैं कि किस एरिया में और किस मिट्टी में किस प्रकार की फसल होती है, कौन सी मिट्टी किस प्रकार की फसल के लिए उपयुक्त है और किस एरिया में कौन सी फसल ज़्यादा होती है, इन सब का अध्ययन भी हम किस में पढ़ते हैं, मानव भूगोल में पढ़ते हैं। और इसके लिए हम किसका सहारा लेते हैं, कृषि विज्ञान का, ठीक है। इसके बाद है हमारा ये देखिए, इसके बाद हमारा ये यहाँ पे एक डायग्राम के साथ भी समझाया गया है कि ये है मानव भूगोल, इसका संबंध क्या है जनसंख्या भूगोल के साथ, ठीक है। तो वो एक विषय क्या हो गया, जलानिकी हो गया। फिर आर्थिक भूगोल अर्थशास्त्र, कृषि भूगोल कृषि विज्ञान में पढ़ते हैं, ऐतिहासिक भूगोल इतिहास में, यानी जो ऐतिहासिक भूगोल होती है वो इतिहास से रिलेटेड होती है, यानी भूगोल और इतिहास मिलकर ऐतिहासिक भूगोल बनाता है। राजनीतिक भूगोल कौन बनाता है, राजनीति शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस मिलके ये बनाती है। उसके बाद है सामाजिक भूगोल, उसमें क्या होता है समाजशास्त्र प्लस भूगोल इज इक्वल टू सामाजिक भूगोल। तो अगर आपके क्वेश्चन आ जाए कि मानव भूगोल का अन्य सामाजिक विज्ञानों से क्या संबंध है, तो आप अगर ये डायग्राम बना के अच्छे से करके आओगे तो इस डायग्राम के आपको 2-3 मार्क्स मिल जाएंगे क्वेश्चन में, ठीक है। उसके बाद है मानव समुदाय, उनके सामाजिक संगठन, परिवार प्रणाली, श्रम विभाजन, रीति रिवाज, लोक नीति, प्रथाओं एवं जनजातियों के अध्ययन के लिए मानव भूगोल समाजशास्त्र पर निर्भर है। यानी अगर हमें सामाजिक जानकारी लेनी है भूगोल में तो हम वो भूगोल से नहीं ले सकते, क्योंकि डायरेक्ट भूगोल का विषय है नहीं। भूगोल का विषय तो क्या है, हमें भौतिक वातावरण के बारे में बताना। मेनली तो भूगोल में यही है कि हम भूगोल यानी केवल हम पृथ्वी से रिलेटेड पढ़े, लेकिन अब टाइम के साथ ऐसा नहीं है, सब चेंज हो गया है, सभी विषयों को एक दूसरे में कनेक्ट कर दिया गया है। तो इसके लिए क्या है, जो हमें समाज के बारे में पढ़ना है तो हमें भूगोल प्लस समाजशास्त्र मिलके दोनों विषयों को मिला के फिर हम इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं हम, सामाजिक भूगोल। इसमें हम क्या पढ़ सकते हैं, श्रम विभाजन, यानी हम श्रम विभाजन यानी कितना परसेंट एरिया में कितना क्या काम होता है, कौन सी टाइप का काम होता है, ये रीति रिवाज, वहाँ का कल्चर कैसा है, लोक नीति यानी लोगों की नीति कैसी है, वहाँ पे प्रथाएं क्या है, जनजाति। और जनजाति तो भूगोल का एक मेन टॉपिक बन गया, अब केवल भूगोल में पढ़ा जाता है ये विषय, तो किस एरिया में कौन सी जनजाति पाई जाती है। उसके बाद है भू राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राज्य व्यवस्थाओं एवं संगठनों का अध्ययन मानव भूगोल एवं राजनीतिक शास्त्र दोनों में होता है, केवल दृष्टिकोण का अंतर है। यानी कि जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटी है यानी राजनीति है, उसमें हम क्या पढ़ते हैं, देशों के रिलेशंस के बारे में पढ़ते हैं, या किसी देश की राजनीति का ढांचा क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये केवल ये नहीं कि हम इसको केवल पॉलिटिकल में पढ़ सकते हैं, नहीं, हम मानव भूगोल के साथ इसको कनेक्ट करके भी पढ़ सकते हैं। इससे क्या है, केवल दृष्टिकोण का अंतर आता है और कुछ नहीं, नॉलेज तो हमें वही देता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त अन्य अनेक सामाजिक विज्ञानों के साथ साथ मानव भूगोल का संबंध विभिन्न प्राकृतिक विज्ञानों से भी है।
ये में क्या बताना चाहता है कि जो मानव भूगोल है उसका संबंध केवल और केवल इससे नहीं है, केवल सामाजिक विज्ञानों से नहीं बल्कि प्राकृतिक विज्ञानों से भी है, यानी जो प्रकृति से रिलेटेड साइंस के जो विषय हैं उनके साथ भी है। ठीक है, तो आज के लिए हम इस वीडियो में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में पढ़ेंगे, जो क्या है मानव भूगोल के अध्ययन के उपागम या विधियाँ। उसके बाद पढ़ेंगे हम भूगोल की शाखाएं। ठीक है, हमारे ये 2 मेन क्वेश्चन रहते हैं इस लेसन से, जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।